फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो आया वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप है। आंसर 0 से 9 के बीच में आएंगे इसके। और क्वेश्चन आप देखिए, दिखाइए, आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि z की पावर 4 माइनस मॉड z की पावर 4 इक्वल टू 4 आयोटा जेड स्क्वायर। इसको जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेंगे उसको s बोल दिया है। और मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड z2 का होल स्क्वायर है, उसकी वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये z1 z2 किसी कर्व पे लाई कर रहे होंगे और कुछ मिनिमम निकालना होगा। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। और इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो मैंने मॉड z को, हमें पता है z z बार लिख सकते हैं, तो z की पावर 4 मॉड z को मैंने z z बार लिख दिया है। और उसके बाद हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो तुरंत आपका z स्क्वायर जो है वो आपका इजीली देखिए कैंसिल भी हो रहा है। तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं, और अगले स्टेप पे जैसे ही आप बजाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का जो स्क्वायर है उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ये आएगा जेड माइनस जेड बार जेड प्लस जेड बार माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0। और जेड माइनस जेड बार आपका 2 आयोटा वाई होता है, जेड प्लस जेड बार आपका 2x होता है, माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जाएगा 4 आयोटा जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू 1। इसका मतलब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में वो एक्स वाई इक्वल टू 1 मतलब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को लाई करेंगे। और यहाँ से z इक्वल टू 0 भी आ जाएगा, तो 1.0, 0 भी आएगा। अब क्वेश्चन में हमें कहा है कि आपको मॉड z1 z2 के होल स्क्वायर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है, और दे रखा है रियल पार्ट ऑफ z1 पॉजिटिव है, रियल पार्ट ऑफ z2 नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट ऑफ z1 अगर पॉजिटिव है, रियल पार्ट ऑफ z2 नेगेटिव है, तो जो z1 है वो इस वाले पार्ट ऑफ हाइपरबोला पे होगा और z2 इस वाले पार्ट पे होगा। अब हमको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ पे ये y इक्वल टू एक्स लाइन खींच देंगे। और आप ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस होगी यही मिनिमम होगी, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स लाइन क्या है, दोनों ही उस पर परपेंडिकुलर है। और ये पॉइंट आपका 1,1 हो जाएगा, और ये -1 -1 हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू एक्स एक्चुअली इसका को नॉर्मल है, इसलिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और यहाँ से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो आपकी हो जाएगी 2√2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 8। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मिसाइल हिट्स अ टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75। और किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए कम से कम 3 बार उसको सक्सेसफुली हिट करना पड़ेगा, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और दे रखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स निकालनी है कि हमें फायर करनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इज नॉट लेस देन 0.95। इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे टारगेट को, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0.95 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, और एक बार हिट करने की 3/4 है। अब कम से कम 3 बार हिट करेगा तभी जाकर के टारगेट हिट होगा। तो अब मुझे मिसाइल में हिट कर रहा हूँ, तो होगा क्या, अगर मैं n मिसाइल्स हिट कर रहा हूँ तो उन n में से मेरी 3 मिसाइल्स हिट कर जानी चाहिए और n-3 हिट नहीं करनी चाहिए। तो पहले n में से कोई 3 हम सेलेक्ट करेंगे जो हिट करेगी, और उसके बाद हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो उसका क्यूब, और नहीं हिट करने की 1/4, तो 1/4 के पावर n-3। फिर मिनिमम 3 बार हिट करे तो ही टारगेट हिट होगा, लेकिन अगर वो 3 से ज्यादा बार हिट कर जाए तो भी टारगेट हिट हो जाएगा। अब मिसाइल तो मैं n टाइम चला ही रहा हूँ, तो अगर मैं n टाइम मिसाइल्स को चला रहा हूँ तो हो सकता है कि 4 बार टारगेट हिट हो और n-4 टाइम्स हिट ना हो, तो उसकी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी nc4 3/4 की पावर 4 और 1/4 की पावर n-4। ये सॉन चलता रहेगा और आखिर में आ जाए कि सारी की सारी n मिसाइल्स हिट कर जाए। इन सब सारी सिचुएशन में आप देखिए कि अल्टीमेटली टारगेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगा, और ये उसने दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 95/100। इसको आप देखिए ध्यान से, तो ये आपका एक सिंपल सा बायनोमियल सीरीज है जिसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसमें देखिए कुछ टर्म मिसिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक NC0, एक NC1 और NC2 वाला। और अगर वो टर्म भी होते तो शायद इसकी वैल्यू 3/4 प्लस 1/4 की पावर n आ जाती, विच इज 1। हम 1 में से ये जो 3 टर्म मिसिंग है वो माइनस कर देंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 95/100। आप इसको जैसे ही थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप कुछ इस रिजल्ट पे लैंड करेंगे सॉल्व करने के बाद। और इस रिजल्ट पे पहुंचने के बाद आप बाय ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं कि n की वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफ़ी थी, तो मेरा सजेशन है, वैसे तो ये क्वेश्चन मॉडरेट है, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं आईआईटी में, रिपीट ही हुए हैं, ऐसे पहले भी आ चुके हैं।
बट कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल और आपका रेडियस √5/2 से ज़्यादा दे रखा है, कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड है आपकी। तो ये आपका एक सर्किल है, x² + y² = r², और ये आपकी रेडियस है, और ये रेडियस ही मुझे निकालनी है। फिर वो ये कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है पी क्यू, उसकी इक्वेशन उसने दे दी है 2x + 4y = 5। फिर एक सर्किल है जो कि गिवन सर्किल के आपके सेंटर से पास हो रहा है, और कह रहे हैं कि इस सर्किल, ये सर्कम सेंटर है किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का। इसका मैंने सर्कम सर्किल बना दिया है, और इसका सर्कम सर्किल का जो सेंटर है वो आपका लाइन से पास हो रहा है जो कि x + 2y = 4 है। आप देख सकते हैं कि जो ये लाइन आपकी पैरेलल है, क्योंकि 2x + 4y = 5 और x + 2y = 4 आपकी पैरेलल दे रखी है। अब हमको निकालना है कि हमको r निकालना है। तो हम क्या है, इस पूरे पार्ट पे फोकस करेंगे थोड़ा सा। आप इस पार्ट पे फोकस करिए, ये तो 90 डिग्री हमें पता ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में हमें पता है कि पी एम कॉमन है, तो हम pm² को इक्वेट करेंगे। एक बार इस ट्रायंगल से निकालेंगे, एक बार दूसरे ट्रायंगल से निकालेंगे। जरा आप फोकस करिए और देखिए, यहाँ से आ जाएगा pm²। ये pm² अगर मैं निकालूँ इस वाले ट्रायंगल से, तो आ जाएगा r² - OM²। दिख रहा होगा आपको। और अगर आप इस वाले ट्रायंगल से निकालेंगे pm², तो आ जाएगा कैपिटल R² - MT का होल स्क्वायर। अब देखिए, मुझे स्मॉल r निकालना है, ये मुझे निकालना है। और यहाँ से आपका स्मॉल r² OM देखिए, फोकस करिएगा, OM आप निकाल सकते हैं। ये 0 0 पॉइंट है और इस लाइन की आपको इक्वेशन दे रखी है, तो आप 0 0 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं बहुत आराम से। आपकी 5/√20 आ जाएगी। तो 5/√20 का होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R। अब देखिए, ये डिस्टेंस भी कैपिटल R है, ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, और ये भी कैपिटल R है। तो आपका पॉइंट ये दे रखा है 0,0, और आपको इस लाइन की इक्वेशन भी पता है, दैट इज x + 2y = 4। तो आप इस पॉइंट से इस लाइन की आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आपका OT आ जाएगा आराम से, और OT और कैपिटल R सेम होंगे। तो ये आ जाएगा 4/√5 का होल स्क्वायर माइनस MT निकालना है अब आपको। MT क्या है, ये है, और MT हो जाएगी इन दोनों लाइंस के बीच की, पर पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। और वो भी आप पैरेलल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आप आसानी से लगा के C1 - C2 √a² उससे आप MT भी निकाल सकते हैं। तो ये MT निकल गया। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका R जो है वो 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, द ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड विद द सम ऑफ इट्स डायगोनल सीरीज। 2 × 2 की मैट्रिक्स है, और आपका ट्रेस A दे रखा है, और A³ का जो ट्रेस है वो -18 दे रखा है। A³ जैसी देखते हैं वैसे में दिमाग में कैलकुलेशन आ जाती है, और वो ट्रेस ऑफ A³ -18 दे रखा है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है वो मैंने ले लिया 0BC3, क्योंकि उसने जो ट्रेस है उसकी वैल्यू 3 दे रखी है। तो मैंने इसको 0, इसको 3 ले लिया। आप चाहें तो इसको 3 और इसको भी 0 ले सकते हैं, बट मैंने इसको 0 और इसको 3 ले लिया। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी रहे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0 × 3 - BC। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी -BC। इसका मतलब मुझे BC निकालना है, और BC निकालने के लिए मुझे क्या दे रखा है कि जो ट्रेस है A³ का, दैट इज -18। अब A³ का ट्रेस निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले A² निकालेंगे, तो A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका A² आ जाएगा, जो कि ये आएगा। और इसी के बाद जब आपका A² आ जाएगा तो A³ निकालने के लिए आप A² को A से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, जब A² को A से मल्टीप्लाई करेंगे तब स्मार्टली काम हमें क्या करना है, क्योंकि मुझे इसका ट्रेस दे रखा है तो मुझे सिर्फ ये 2 टर्म निकालने हैं। तो ये वाला टर्म आपको निकालना है, तो आप क्या करो, इस वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 3BC आ जाएगा, आसानी से आपको दिख ही रहा होगा। और जब आप इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वाला टर्म आ जाएगा। तो मुझे ये 2 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप यहाँ पे इन दोनों के ट्रेस को आप ऐड कर देंगे। तो ये दे रखा है -18, तो ऐड करेंगे तो 9BC + 27 -18 आ जाएगा, BC -5 आ जाएगा, और आपका डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है f और g -1 से 1 -1 से 1 fx आपका दे रखा है माइनस मॉड ऑफ 2x - 1 + मॉड 2x + 1, और gx दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है। अब वो कह रहा है कि f of gx, और f of gx में पूछ रहा है कि C पॉइंट दे रखा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल एट f of gx इज नॉट कंटिन्यूअस, और D है नॉट डिफरेंशिएबल। ओके,
तो इसमें हमें आपको ध्यान से देखिए एफ ऑफ जी एक्स जो है वो आपका हो जाएगा, जी एक्स आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। अब अच्छी बात ये है कि एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना हमने सीखा है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है, इसका पीरियड वन है बिकॉज इसका पीरियड वन है। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो गया है, तो हम जल्दी से देखें तो एफ एक्स का ग्राफ हम बड़े आराम से बना सकते हैं। एफ एक्स का ग्राफ आपको बहुत आराम से बन जाएगा, माइनस हाफ से हाफ में आप मॉड को ओपन करके बनाएंगे तो बहुत आसानी से ग्राफ आप बना सकते हैं। ये आपका एफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा बहुत इजीली। और जब आपका एफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा तो हमें बनाना है एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। तो हम एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम 0 से 1 तक का पार्ट पिक कर लेते हैं एफ एक्स का। तो आप देखिए 0 से 1 तक का जो ये पोर्शन है ये आप पिक कर लीजिए और बस इसका लेफ्ट क्लोज कर दीजिएगा, राइट ओपन कर दीजिएगा और इसी को आप जो है रिपीट करते जाइए क्योंकि पीरियड 1 होगा, ये ग्राफ ऐसे करके बन जाएगा आपका। तो 0 से 1 ये ग्राफ आपका बन गया एफ ऑफ जी एक्स का। और ग्राफ बनने के बाद हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। आप देखिए -1 से 1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -1 से 1 मुझे ओपन दे रखा था और -1 से 1 में सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वो है 0। तो सी की वैल्यू जो है आपकी जो है वो आ जाएगी 1। एक पॉइंट है जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और 3 पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ये 3 पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो एक माइनस हाफ क्योंकि यहाँ पे शार्प पॉइंट आ रहा है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल और हाफ पे भी शार्प पॉइंट आ रहा है, तो डी की वैल्यू 3 आ जाएगी और सी प्लस डी मेरा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। ये लिमिट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन हैवी है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर जो आपका एक्सप्रेशन दिख रहा है आप ध्यान से देखिए, ये आपका 0 की तरफ टेंड करेगा π/2 पे, क्योंकि sin 3π/2 आपका -1 होता है। और इसी तरीके से ये भी 0 की तरफ भी मूव करेगा। हम इसमें क्या करेंगे, sin c प्लस sin d लगा देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा मेरा 2 sin 2x cos x। और इसमें हम क्या करते हैं कि 2 sin a sin b का फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो 2 sin a sin b आपका क्या होता है, 2 sin a sin b होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये आ जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये मैंने फॉर्मूला इसका लगा दिया। अभी उसके बाद cos 5x/2 का एज इट इज लिखे रहने देते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ √2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x आ जाएगा, उसको 2 cos पर x लिख लेते हैं और cos 3x/2 आपका एज इट इज लिखा हुआ है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, पहले और आखिरी को पेयर ले लिया और इन दोनों का पेयर ले लिया। पहले और आखिरी वाले में अगर आप cos c माइनस cos d लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 sin a cos c प्लस cos d होता है 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। तो ये आ जाएगा आपका, ये रिजल्ट आएगा इसका इसमें जब आप लगाएंगे। इसी तरीके से इसमें इसमें जब आप cos c प्लस cos d लगाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा और ये आपका -2√2 cos पर x यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप जब जाएंगे तो आप देखिए नीचे से क्या हो रहा है, यहाँ से आप sin x/2 देखिए कॉमन आ रहा है इसमें। हम sin x/2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 sin x/2 कॉमन ले लिया मैंने डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा रिजल्ट आपका -2√2 cos पर x। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर cos x है और ये आपका sin 2x है। एक्चुअली जब यहाँ पे आप 2 sin x/2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपका आ जाएगा sin x प्लस sin 3x। sin x प्लस sin 3x में जब आप sin c प्लस sin d लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ये मैं बताना भूल गया था, sin c प्लस sin d लगा दीजिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आपका क्या फायदा होगा, जब इसको 2 sin x cos x लिखेंगे तो ये cos पर x आपका कॉमन आ जाएगा। और देखिए cos पर x कैंसिल करना बहुत जरूरी है क्योंकि x टेंडिंग टू π/2 पे cos π/2 0 होता है। जैसे ही इसको हम कैंसिल करेंगे हमारा काम बन जाएगा। तो cos पर x जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो बचा हुआ है। और अब इस एक्सप्रेशन में आप जैसे x की वैल्यू π/2 डालेंगे तो sin π/2 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा और आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से 8 आ जाएगा। तो पूरे इसमें हमें ये ध्यान रखना था कि कैसे भी करके हम ऊपर और नीचे से cos पर x को कैंसिल कर दें क्योंकि cos π/2 0 होता है और ये 0/0 फॉर्म थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका जो है वो मोर देन वन चॉइस करेक्ट है। पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसमें आपको f0 दे रखा है 1 और f'(x) आपका ये दे रखा है। ये बहुत सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, आप देखिए। और यहाँ पे जिस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं मुझे लगता है f(x) निकालना पड़ेगा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू y/b² + x²। एक तरह से इसको dy/dx समझ सकते हैं और इसको y समझ सकते हैं।
और यहाँ से आपका dy/y इक्वल टू dx/b² प्लस x² आ जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे और देखिए कितनी आसानी से ln/1/b tan इनवर्स x/b प्लस c आ गया और c हमारा निकल जाएगा क्योंकि हमें शायद कुछ पॉइंट दे रखा है इसमें। हाँ सॉरी, हमको ये दे रखा है हाँ, हमको दे रखा है कि f0 इक्वल टू 1 है। इस f0 इक्वल टू 1 की हेल्प से देखिए आपका बहुत आसानी से आपका c निकल जाएगा जो कि 0 आ जाएगा। और c 0 आने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू निकालनी है जो कि ये आ जाएगी। और y की वैल्यू निकालने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको दिख ही रहा होगा ये फंक्शन पॉजिटिव होगा ही होगा, f(x) पॉजिटिव है। और f(x) जो है वो आपका जो दे रखा था वो दे रखा था f(x/b² प्लस a²। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है और f(x) पॉजिटिव में आ गया है मेरा, तो अब f(x) मेरा पॉजिटिव है। अब f(x) पॉजिटिव है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग हो जाएगा, b पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरह से f(x) इंटू f(-x) बना जाएगा और f(x) माइनस f(-x) ये आपका 0 नहीं आएगा। और आपके जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें वो करेक्ट हो जाएंगे ए और सी। ए एंड सी इज द राइट आंसर। अभी इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कोनिक सेक्शन का आपका क्वेश्चन है और इसमें वो ये पूछ रहा है कि एक हाइपरबोला दे रखा है उसने। देखिए डायग्राम आप देखिए, एक हाइपरबोला दिया हुआ है। उसने कहा हाइपरबोला के एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की और वो 1,0 से पास हो रहा है और ये टेंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप जो है वो 1 हो जाएगा, ये एंगल 45 हो जाएगा। और आप इस लाइन की इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये लाइन 1,0 पॉइंट से पास हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू x-1। फिर वो कह रहा है कि ये जो आपका ट्रायंगल है इसका एरिया उसने डेल्टा दे रखा है। एक तो वो डेल्टा पूछ रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया बता दो। दूसरा आप देखिए जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि सेंट्रिसिटी की रेंज क्या होगी। तो सेंट्रिसिटी निकालना है तो हमारा सारा फोकस हमेशा होता है कि a²/b² या b²/a² हमें मिल जाए। तो अब हम देखते हैं कि हमको जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि जो टेंजेंट है वो 1,0 पॉइंट से पास हो रही है। और इस टेंजेंट की क्वेश्चन आप बड़े आराम से x/sec θ माइनस y/b tan θ इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, हमें पता ही है। और इसको अगर हम सेटिस्फाई करा दें 1,0 से, तो जैसे हम सेटिस्फाई कराएंगे तो तुरंत हमारा जो आंसर है sec θ जो है वो तुरंत हमारा ये आ जाएगा। तो अगर 1,0 डाल दें, 1 यहाँ पर डाल दें और 0 यहाँ पर डाल दें तो आप देखिए साफ साफ दिख रहा है, तो हट जाएगा, तो sec θ की वैल्यू ए आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप देखिए इसका जो स्लोप है वो आपका दे रखा है sec थीटा b/a tan थीटा, ये इसका स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y से। और sec थीटा a के इक्वल है तो ये कट जाएगा और यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू b। और हमें पता है कि हमें सेंट्रिसिटी निकालनी है तो a² और b² चाहिए। यहाँ से sec थीटा tan थीटा दोनों आ चुका है, तो यहाँ से sec² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan² थीटा। और यहाँ से आपका आ जाएगा a² इक्वल टू 1 प्लस b²। और सेंट्रिसिटी क्या होती है 1 प्लस b²/a²। तो मैंने क्या किया, b² की वैल्यू डाल दूंगा मैं यहाँ पे a² माइनस 1 और a² माइनस 1 डाल के जैसे सॉल्व करेंगे आ जाएगी 2 माइनस 1/a²। और यहाँ से साफ दिख रहा है कि सेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 से कम होगी और हाइपरबोला है तो 1 से तो बड़ी होगी। तो आंसर आ जाएगा 1 से √2 के बीच में। अब हमको क्या करना है, हमको ये एरिया निकालना है। अब देखिए इस एरिया को निकालना है तो इस एरिया में हम करते हैं क्या, हाफ बेस इंटू हाइट लगा लेते हैं। ये आपका हो जाएगा नॉर्मल, ये नॉर्मल तो आपको दिख ही रहा है। तो जैसा कि हमें यहाँ पर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और नॉर्मल की इक्वेशन में पता ही है ये होती है ax cos थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a² प्लस b²। तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप देखिए ये बेस हो जाएगा और हाइट इसकी जो हो जाएगी वो आसानी से देखिए b tan थीटा हो जाएगी। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका आ जाएगा उसको मैं लिख सकता हूँ हाफ
ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा माइनस वन इंटू बी टेन थीटा। अब हमें सेक थीटा टेन थीटा दोनों की वैल्यू पता है, तो बस पुट करना है यहाँ पे। तो कॉस थीटा वन अपॉन ए हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी वन। और टेन थीटा आपका जो है वो आपका बी आया था, तो टेन थीटा की वैल्यू बी डाल दी थी, बी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व किया तो डेल्टा मेरा आ जाएगा बी की पावर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन का है, और फंक्शनल इक्वेशन जैसे ही दिख जाती है तो इसका एक बहुत ज़बरदस्त मेथड है जो मैं कई बार बच्चों से बोलता हूँ आप यूज़ करो, बहुत बढ़िया मेथड है। मेथड क्या है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में कीपिंग वाई कांस्टेंट। तो मैंने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया कीपिंग वाई कांस्टेंट। उसके बाद वाई की जगह मैं डाल दूंगा एक्स और एक्स की जगह डाल दूंगा जीरो। ऐसा करने से क्या होता है, मेरे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। अब जैसे ही वाई की जगह एक्स डालेंगे और एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी बहुत आराम से। और यहाँ पर आप देखिए आपका जो एफ डैश जीरो है ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। कैसे दे रखा है, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो जी एक्स इज इक्वल टू वन। इस पर फोकस करिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो जी एक्स इज इक्वल टू वन दे रखा है, और जी एक्स मेरा क्या दे रखा है, एफ एक्स अपॉन एक्स। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू वन आ रही है और एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे तो एफ जीरो बाई जीरो आएगा, और एफ जीरो बाई जीरो फाइनाइट आ रही है वैल्यू। इसका मतलब है एक तो यहाँ से पता चल रहा है कि एफ जीरो को जीरो होना चाहिए, लिमिट में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं चीज़। इसी तरीके से आप जब इसमें जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो एल एच रूल लगाएंगे, तो एल एच रूल लगाएंगे तो आपको वहां से क्या आ जाएगा, एफ डैश जीरो अपॉन वन, और एफ डैश जीरो वहां से आ जाएगा वन। देखिए एफ जीरो जीरो दे रखा है और एफ डैश जीरो वन दे रखा है, वो यहाँ से हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू अगर मैं वन डाल दूंगा यहाँ पर, तो मेरी एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई, और इसको सिंपली इंटीग्रेट करके आपका फंक्शन आ जाएगा दैट इज वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वन। और जैसे ये फंक्शन आ जाएगा तो मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन हो जाएंगे। और पहला आपका तो ऑप्शन जो है वो है कि जी एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो हो गई क्योंकि दिख रहा है साफ साफ। दूसरा है जी एक्स जी जीरो की वैल्यू। दूसरा एक पार्ट इसमें जो दे रखा है कि अगर जी जीरो वन है देन जी इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अब जरा देखते हैं कि जी क्या है। जी पे आप आएंगे तो जी एक्स आपका एफ एक्स बाई एक्स है, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स। अब देखिए यहाँ से देखें तो जी जीरो डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसने जी जीरो डिफाइन कर दिया है। तो देखा जाए तो जी एक्स जब एक्स जीरो नहीं होगा तब ये होगा, और जब जीरो हो जाएगा तो वन हो जाएगा। और हमें पता है कि लिमिट में इसकी वैल्यू जो है वो वन की तरफ टेंड करती है। इसका मतलब है बेसिकली ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन वन पुट करने से वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसका वो एफ एक्स पता है, तो आप मेरे ख्याल से एफ डैश वन और एफ डैश जीरो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें आपका जो है मेरे ख्याल से एफ डैश जीरो इक्वल टू वन वाला राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये आपको प्लेन दे रखा है, और इस प्लेन में ये दे रखा है कि इस पॉइंट का मिरर में थ्री टू माइनस वन है, और इन दोनों का मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया। ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा बहुत आसानी से। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा आप देखिए कि इन दोनों पॉइंट से, या फिर मैं इन दोनों पॉइंट से ही देखूँ तो जो वेक्टर आएगा वो नॉर्मल के पैरेलल होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए आपका गामा जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए ये जो वेक्टर है ना आपका, ये आप देखिए ये भी माइनस वन और ये भी माइनस वन है। तो ये जो आपका वेक्टर अगर आप निकालेंगे, मैं मान लो ऐसे कर लूँ डायरेक्शन, तो फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से आ जाएगा माइनस टू आई और माइनस टू जे, ये आ जाएगा। अब देखिए माइनस टू आई माइनस टू जे आ रहा है, इसमें के तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये गामा तो जीरो ही होगा कंफर्म है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो बेसिकली नॉर्मल के पैरेलल वेक्टर ही है। तो गामा तो जीरो हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा आपको वन दे रखा है, तो यहाँ से अल्फा वन आ जाएगा। और जैसे ही अल्फा वन आया तो हमको ये पता है कि आपका ये जो नॉर्मल वेक्टर है अल्फा आई प्लस बीटा जे, और यहाँ से जो वेक्टर आ रहा है आपका टू आई, या फिर आप इन दो पॉइंट से निकाल लीजिए, तो इन दो पॉइंट से आपका आ जाएगा, ऐसे करके निकाल लो तो वो आ जाएगा आई प्लस जे।
आप कह सकते हो आई प्लस जे और अल्फा आई प्लस बीटा जे, ये दोनों वेक्टर्स आपके कैसे हैं, पैरेलल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा अपॉन वन इक्वल टू बीटा वन अपॉन वन इज इक्वल टू लैम्डा। अब क्योंकि अल्फा में वन पहले से पता ही है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम कह सकते हैं बीटा भी वन ही होगा। तो अल्फा और बीटा तो वन आ ही गया। अब जो पॉइंट है अल्फा बीटा वन आ ही गया है, और जो पॉइंट है वो आपका जो है प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो मिड पॉइंट है प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और मुझे पता है अल्फा की वैल्यू वन है, बीटा की वैल्यू वन है, और गामा जीरो है, तो उससे आपका डेल्टा आ जाएगा, और डेल्टा आपका आसानी से थ्री आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू वन डाल दीजिए, बीटा की वैल्यू वन डाल दीजिए, और गामा की वैल्यू जीरो डाल दीजिए, तो आपका डेल्टा थ्री आ जाएगा। और डेल्टा थ्री आने के बाद अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ गए। आप आसानी से ऑप्शन ए बी सी डी चेक कर सकते हैं, इसमें ए बी सी सही है और आपका डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेक्टर का है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन पे है। किसी भी पॉइंट का, किसी भी वेक्टर, किसी वेक्टर के अलोंग अगर प्रोजेक्शन निकालना हो, जैसे ए का बी के अलोंग निकालना हो, तो हम जानते हैं ये होता है ए डॉट बी क्या है। उसमें हमारा क्या आता है, ये वाला मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो यहाँ पर वही किया है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो डब्ल्यू वेक्टर है उसका अलोंग पी क्यू निकालना है, और पी क्यू और पी एस आपको दे रखे हैं। तो हम डायग्राम में थोड़ा सा जाए, देखिए पी क्यू और पी एस आपको दे रखे हैं। ये आपका पी क्यू है, ये आपका पी एस है, और मॉड यू आपका क्या हो जाएगा, जो प्रोजेक्शन ऑफ आई प्लस जे अलॉन्ग पी क्यू। और आप मॉड यू अगर निकालेंगे तो आपको बस पी क्यू जो वेक्टर है आपका, उसका यूनिट वेक्टर से आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है आई प्लस जे का। आई प्लस जे डॉट ए आई प्लस बी जे अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका मॉड यू। सिमिलरली आप मॉड बी निकाल लीजिए, तो वो आपका ये आ जाएगा। और मॉड यू प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड डब्ल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, और मॉड डब्ल्यू की वैल्यू तो पता ही है हमें कि मॉड आई प्लस जे तो रूट टू होगी। और मॉड यू प्लस मॉड बी आप निकालना चाहते हैं, तो इसको और इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। और अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो आप दोनों जो आपके वेक्टर दे रखे हैं पी क्यू और पी एस, उससे आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, और वो आएगा 2ab जो कि 8 के इक्वल है। वहाँ से ए बी आपका 4 आ जाएगा, और ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आपको दे रखा है। इसका मतलब है आपका ए और बी की वैल्यू या तो 2 हो जाएगी या फिर -2 -2 हो जाएगी। और इससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें आप पहले इस एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं। एक्चुअली जीएमएन दे रखा है, और ऑप्शन में भी जीएमएन और जीएनएम के बारे में पूछ रहा है, और जीएमएन कहीं ना कहीं एफ ऑफ एम एन पी पे डिपेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस एक्सप्रेशन पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा फोकस करते हैं, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए एफ एम एन पी हमको ये दे रखा है, इसमें हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज रहने दीजिए। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो जो एनसीआर का फॉर्मूला होता है वो लगा के ओपन कर रहे हैं। तो जब आप ओपन करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये वाला और ये वाला, इसको ओपन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ये आ जाएगा आपका। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ, ये आपका एक एन प्लस आई कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद जो बचेगा वो बचेगा ये एन प्लस पी फैक्टोरियल, तो आप बाहर ले लेंगे, है ना। और ये पी फैक्टोरियल भी बाहर ले लेंगे, एन प्लस पी फैक्टोरियल, और पी फैक्टोरियल बाहर ले लिया हमने। तो अंदर जो बचेगा वो एम सी आई एक तो बचेगा आपका, दूसरा आप ध्यान से देखिए आपका p माइनस आई का फैक्टोरियल बचेगा, और n प्लस आई माइनस पी का फैक्टोरियल बचेगा। अब मैं क्या करूँगा, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। n फैक्टोरियल कांस्टेंट है तो एक बाहर ले लेंगे और एक अंदर ले लेंगे। अब आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है आपका, देखिए नीचे वाले दोनों का सम जो है वो n आ रहा है, इसलिए n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका हो जाएगा MCI, और ये एक्सप्रेशन आप है ही MCI, और ये बन जाएगा आपका NC p माइनस आई। अब देखिए फिर वही सिचुएशन आ गई, आई और p माइनस आई है, ये क्वेश्चन तो हमने खूब किए ही है। तो इसमें ऊपर वाले दोनों को ऐड कर देते हैं, नीचे वाले दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका m प्लस एन सी पी, और बाहर है n प्लस पी सी पी। अब बन गया क्वेश्चन, देखिए अब एफ एम एन पी जो है वो आपका आराम से आ गया। और आप इस n प्लस पी सी पी को अगर नीचे ले आएंगे तो आपका यही जी एम एन बन जाएगा। तो देखिए इसको नीचे ले आए और सिग्मा लगा दें, तो यही एक्सप्रेशन आपका जी एम एन है। तो मैंने एफ एम एन पी की वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा सीधे, और ये कुछ नहीं है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर m प्लस एन, क्योंकि ये हो जाएगा m प्लस एन सी नॉट से लेके m प्लस एन सी एन, 2 की पावर m प्लस एन आ जाएगा।
तो आप देखिए आपका जी एम एन बहुत आराम से 2m+n आ गया, और यहाँ से साफ दिख रहा है कि जी एम एन जी एन एन के इक्वल होगा, और जी एम एन प्लस वन आपका ये आ जाएगा, और ये जी एम प्लस वन एन के इक्वल होगा। ऐसे जी टू एन जो है वो आपका जी एम एन का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका सही आंसर है ए, बी और डी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन थी इसमें। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है आपके सेक्शन 3 है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी आपकी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक इंजीनियर है जो फैक्ट्री जा रहा है, 15 दिन जाना है, 15 में से 4 दिन ही जाता है वो। तो एक तरीके से आपको करना क्या है कि 11 दिन जो है वो अटेंडेंस उसकी जीरो होती है, जाता नहीं है, और 4 दिन जाता है। तो पहले वो 11 दिनों को आप एक तरीके से ये मान लीजिए 11 दिन है जो नहीं जा रहा है। अगर मैं वो 11 दिन यहाँ लिख दूँ तो बीच के जो दिनों हैं वो, उनमें से गैप हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव डेज पे नहीं जा रहा है, हमें गैप मेथड यूज करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 12 गैप में से कोई 4 गैप चूज कर लें, तो वो जब भी जाएगा तो वो आपका कॉन्जिक्यूटिव डेज पे नहीं जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 में से कोई 4 डेज आप सेलेक्ट कर लीजिए और वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है काफ़ी। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक होटल है जिसमें 4 कमरे हैं, 6 लोगों को रहना है, और इस तरह से रहना है कि कम से कम एक रहेगा या अधिक से अधिक रो रहेंगे। तो देखिए इसका एक सिंपल सा एक ही केस बनेगा, जिसमें मान लेते हैं ये 4 रूम है, तो एक ही केस होगा कि 1 1 और 2 2, और 2 रूम में 1 1 होंगे और 2 रूम में 2 2 लोग होंगे। और इसको हम बहुत आराम से कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने खूब किए हैं डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फंडा क्या होता है कि यहाँ पे टोटल 6 पर्सन है, तो 6 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, इन सबका फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, और उसके बाद क्योंकि 2 अलाइक ग्रुप है तो उन 2 अलाइक ग्रुप का फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा, और 4 डिस्टिंक्ट रूम है तो उनका 4 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। इस तरह के खूब क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है, 2 पेयर डाइस हैं और दोनों को एक साथ हम टॉस कर रहे हैं, और तब तक टॉस करना है, प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि सम या तो प्राइम नंबर ना आ जाए या तो परफेक्ट ना स्क्वायर आ जाए। अगर ये लाइन आ गई है कि प्रोसेस चलता ही रहेगा, इसका मतलब है इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है, ये तो आपको तुरंत पिक करना है। अब वो कह रहा है, सपोज द सम टर्न आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न आउट टू बी अ प्राइम नंबर। इसका मतलब ये कंडीशन उसने लगा दी है कि सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर पहले आएगा, और प्राइम नंबर आने से पहले परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ये कंडीशन लगी हुई है। जब ये कंडीशन लगी हुई है तब वो कह रहा है कि पी जो है प्रोबेबिलिटी है कि परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन। मैं मान लेता हूँ इवेंट ए है जब परफेक्ट स्क्वायर आपका प्राइम नंबर से पहले आ रहा है। इवेंट बी है जब परफेक्ट स्क्वायर आपका ऑड नंबर है। इवेंट बी मैंने ले लिया जब आपका परफेक्ट स्क्वायर जो है दैट इज ऑड नंबर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में आपके 2 केस आएंगे, 4 और 9, जिसमें से 9 ऑड है और 4 इवन है। तो मैंने इवेंट बी मान लिया। अब वो कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है पी, किस बात की प्रोबेबिलिटी है, तो परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर है मतलब बी की प्रोबेबिलिटी, लेकिन तब निकालनी है जब ए इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर से पहले आना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमें रिजल्ट पता ही, पी बी बी ऑब्लिक हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन अपन पी ए। अब हम एक एक करके जरा फोकस करेंगे कि पी ए क्या है। तो पी ए क्या है, परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो अब जरा सबको फोकस करना पड़ेगा। पहले प्राइम नंबर समझ लेते हैं। प्राइम नंबर आपके आ जाएंगे, 2 डाइस को रोल करेंगे तो सम क्या आएगा, 2 से लेकर के मिनिमम 2 मैक्सिमम 12। उसमें कौन कौन से प्राइम नंबर आ जाएंगे, उसमें हमारे प्राइम नंबर आ जाएंगे तो उसमें हमारे जो प्राइम नंबर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 3 5 7 11। और अगर 2 डाइस को रोल कर रहे हो और सम 2 आ रहा है तो उसका एक केस होगा 1 1, 3 आ रहा है तो उसके 2 केस होंगे, 5 आ रहा है तो उसके 4 केस होंगे, सम 7 आ रहा है तो उसके 6 केस होंगे, 11 आ रहा है तो उसके 2 केस होंगे। ये आप बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो अगर मैं पूछूं कि मेरा आउटकम अगर प्राइम नंबर आ रहा है, दोनों आउटकम का सम प्राइम नंबर आ रहा है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आंसर आ जाएगा 15/36, क्योंकि टोटल 15 केसेस है यहाँ पे, और 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, तो टोटल केसेस जो बनेंगे पेयर्स वो 36 बनेंगे। ऐसे अगर आप परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर आपके 4 और 9 आएंगे। अगर 2 डाइस को हम रोल कर रहे हैं और आउटकम का सम परफेक्ट स्क्वायर है, 2 ही केस आएंगे, 4 और 9। 4 के 3 केस होंगे और 9 के आपके 4 केस होंगे। तो अगर पूछो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए आपका नंबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/36। अभी ये सिचुएशन समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है हमको। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। हमने ये निकाल लिया। अच्छा, एक चीज अभी पहले और समझना है हमको कि एक इवेंट है जब परफेक्ट स्क्वायर यूनियन प्राइम, इसको भी समझना है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम दोनों हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखिए 15 उसके हैं, 7 इसके हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, सीधे ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 22/36। और ये इवेंट अकर ना करे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर यूनियन प्राइम ये अकर नहीं करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 14/36। अब हमें निकालना क्या है, एक बार फिर से फोकस कर लेते हैं। हमको क्या निकालना था? हमें निकालना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि जब हम दोनों डाइसों को रोल करें तो जो आउटकम है वो परफेक्ट स्क्वायर आए, उसमें भी ऑड आए, और इस बात की कंडीशन लगी है कि परफेक्ट स्क्वायर आपका प्राइम नंबर से पहले आना चाहिए। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। तो पहले हम फोकस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आपका प्राइम नंबर से पहले आए, पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर 4 और 9 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 7/36। तो सबसे पहले क्या हो कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर आ गया मेरा प्राइम नंबर से पहले। फिर हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम नंबर वो दोनों ही ना आए और फिर मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम नंबर दोनों ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 14/36 है, और फिर मेरा जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। फिर है नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम नंबर पहली बार में भी ना आए, दूसरी बार में भी ना आए, और फिर मेरा जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, और ये चलता जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/22। ये मैंने किसका आंसर निकाला है? ये इस बात का आंसर निकाला है कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर से पहले आएगा और प्रोसेस हमारा लगातार चलता जा रहा है। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है। तो इवेंट ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी को फिर से समझ लेते हैं ऊपर। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर से पहले आना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर आपका ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर में अभी क्या है, ऑड में सिर्फ 9 वाला केस है। तो पहले क्या था, 4 और 9 थे तो 7 केस आ रहे थे। अभी सिर्फ क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आपका ऑड होना चाहिए, मतलब 9 वाला केस। तो 9 के कितने केस है हमारे? 4 केस है, 6 3 3 6 2 5 5 2, है ना। तो अभी हम ए इंटरसेक्शन बी पे फोकस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि पहले हमारा परफेक्ट स्क्वायर ऑड आ जाए पहली बार में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/36। उसके बाद पहली बार में ना तो परफेक्ट स्क्वायर आए ना प्राइम नंबर आए, और फिर मेरा परफेक्ट स्क्वायर ऑड आ जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर ना तो प्राइम आए ना ही मेरा आउटकम जो है ना तो परफेक्ट स्क्वायर आए ना ही प्राइम आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 14/36। और फिर मेरा परफेक्ट स्क्वायर ऑड आ जाए 4/36, और ये भी आपकी इनफाइनाइट जीपी चलती जाएगी, और आप इसका सम निकाल सकते हो, 4/22 आ जाएगा। और मुझे जो क्वेश्चन निकालना है पी, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए। तो मैंने इसका आंसर निकाल लिया, बी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हो जाएगा 4/22, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 7/22, डिवाइड कर देंगे तो 4/7 आ जाएगा, और यहाँ से 14 की आपका 8 आ जाएगा। इट्स अ टफ क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है, आईआईटी में पहले भी कई बार आ चुका है, सब मॉड्यूल सब जगह आपको मिल जाएगा, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता है ये।
ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट ए। और जब भी ये फंक्शन दिया हो तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। ये क्वेश्चन बहुत बार मॉड्यूल में भी है, आईआईटी में पूछा गया है, सब जगह मिलेगा आपको। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आप एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस इक्वल टू वन की आप प्रॉपर्टी यूज करते जाइए। एक्स की वैल्यू डालेंगे अगर आप यहाँ पे 1/40 तो एफ ऑफ 1/40 प्लस एफ ऑफ 39/40 बना जाएगा। ऐसे एफ ऑफ 2/40 प्लस एफ ऑफ 38/40 भी बना जाएगा। सो ऑन एफ ऑफ 19/40 प्लस एफ ऑफ 21/40 भी बना जाएगा। और एफ ऑफ 20/40 हो जाएगा एफ ऑफ हाफ। इन सबको अगर मैं सम कर दूं, उनका सम एस मान लूँ, तो एस आ जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। आप देखिए वन आपका 19 टाइम्स आया है, यहाँ तक 19 टाइम्स आया है, क्योंकि 1 2 से लेकर के 19 है। तो 19 प्लस एफ ऑफ हाफ, एफ ऑफ हाफ इधर ले आइए तो आंसर 19 आ जाएगा। और यही मेरा क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर इज 19। अब आ जाते हैं ये क्वेश्चन, लेट एफ आर टू आर बी अ डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ पाई -6 है और कैपिटल एफ एक्स आपको 0 से एक्स एफ टी पी दे रहा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। इसको आप पहले ब्रेक कर दीजिए अलग अलग। मैंने इसको जो है ब्रेक कर दिया अलग अलग और कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली बाई पार्ट लगाया है। तो जब बाई पार्ट आप लगाएंगे तो आप देखिए इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, cos x को फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन cos x, फिर एफ एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर आ जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन sin x माइनस sin x ये प्लस, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स। ऐसे यहाँ पर करेंगे, इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड लेंगे और बाई पार्ट लगाएंगे। तो कैपिटल एफ एक्स फिर कॉस एक्स का आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये टर्म और ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा आसानी से। और जैसे ये कैंसिल होगा आपका, वैसे ही आप देखिए, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे जब लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो आपका आ जाएगा माइनस एफ फाइव माइनस एफ जीरो। ऐसे दूसरे वाले में भी करेंगे सेम, और आप आसानी से सॉल्व करेंगे और आपका आंसर एफ जीरो फोर आ जाएगा। एफ ऑफ आई ऑलरेडी -6 दे रखा है, बस आपका एफ जीरो ही निकालना है और ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एफ जीरो इक्वल टू 4 आसानी से आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब ये है लास्ट क्वेश्चन, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक, और आप कह सकते हैं एक तरीके से मैक्सिमम मिनिमम मिला लेते। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इसमें हमने क्या किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को मैं 1 प्लस साइन टू थीटा लिख सकता हूँ, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 4 को हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन टू थीटा, 1 माइनस साइन टू थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो ये साइन टू थीटा की आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है। तो आप क्या करेंगे, जब मिनिमम वैल्यू की बात करो और क्वाड्रेटिक है तो फट से परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो मैंने तुरंत यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया और मैं यहाँ पहुँच गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद मुझे मिनिमम बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है। मिनिमम तब आएगी जब साइन टू थीटा क्या होगा, हाफ होगा। तो बस साइन टू थीटा को हाफ करना है, तब थीटा एफ थीटा मिनिमम आएगा। साइन टू थीटा को हाफ का आप जनरल सोल्यूशन लगाएंगे तो ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ से आप सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ दो ही वैल्यू ऐसी मिलेंगी, π/12 और 5π/12, जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से काम कर रही है। और यहाँ से आपका λ1 और λ2 है, वो आपका आ जाएगा 1/12 और 5/12। इसको आप ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2।